तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ये सब ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक हम लोग का है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैथोड के किस साइड रिप्रेजेंट करेंगे और एनोड को किस साइड रिप्रेजेंट करेंगे, साल्ट ब्रिज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इन सब टॉपिक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहला पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, एनोड लिखते हैं और डबल ऐसे सिंगल वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे और उसके बाद इधर लिखेंगे कैथोड, ये बनेगा। अब हमारा एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो ये आपको पहले पता हो जाना चाहिए। अब क्योंकि जो एनोड होता है, एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं और कैथोड को हमेशा राइट साइड में रखते हैं। तो अगर कोई इक्वेशन लिख करके आ जाए हम लोग के सामने तो हम लोग क्या करेंगे, उसको देख करके ही पहचान लेंगे, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में लिखा होगा वो हमारा एनोड होगा और जो राइट साइड में लिखा होगा वो हमारा कैथोड होगा। तो यानी इसमें क्या पता चला कि एनोड इज प्लेस्ड बिफोर कैथोड। एनोड को क्या करते हैं, कैथोड के पहले रखते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट, ये जो ऐसे वाला लाइन है, इस लाइन का नाम होता है साल्ट ब्रिज। इस लाइन का नाम है साल्ट ब्रिज। जब हम लोग डेनियल सेल पढ़े थे तो डेनियल सेल में साल्ट ब्रिज का यूज किया गया था। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल था। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाला पार्ट है, ये रिडक्शन हाफ सेल वाला पार्ट है, और इन दोनों को जो सेपरेट रखेगा उसका नाम है क्या, साल्ट ब्रिज। तो इस टाइप्स का लाइनिंग अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन कहीं भी दिखेगा तो उसका नाम साल्ट ब्रिज होगा। आगे आते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग का है कि व्हेन कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन different phase, it's separated by a single vertical line। अब हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे जो कंपोनेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, अगर वो हमारा सोल्यूशन या कंपोनेंट डिफरेंट फेज में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उनको सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट रखेंगे। जैसे अगर यहाँ पे लिखा जाए जिंक, ये जिंक है सॉलिड, तो इसको ऐसे सेपरेट रखेंगे और यहाँ पे लिखा जाएगा जिंक +2 एक्वस। तो इसको ये सेपरेट रखने का तरीका है। इससे ये पता चलेगा ये जिंक सॉलिड में है और ये जिंक हमारा क्या है, एक्वस में है। तो ये सिंगल वर्टिकल लाइन से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चौथा, चौथे पॉइंट में बताया जाता है कि व्हेन कंपोनेंट इज सेम फेज। जब हमारा कंपोनेंट क्या होगा, सेम फेज में होगा तो इट सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट करेंगे। जैसे अगर लिखा जाए Fe+2 और Fe+3, अगर ये दोनों एक्वस में हो जाएं या फिर ये दोनों सॉलिड में हो जाएं तो यहाँ पे सिंगल वर्टिकल लाइन का यूज नहीं करना, यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, एक कॉमा लगा देंगे तो इससे पता चल जाएगा। तो ये टोटल आपका जो सामने बोर्ड पे रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है,
इसी को हम लोग कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इतना आपको क्लियर हो चुका होगा कि सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, और सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है। ठीक है, पहले एनोड को रखा जाएगा, देन बाद में कैथोड को रखेंगे। इन दोनों को जो सेपरेट रखेगा उसका नाम है साल्ट ब्रिज। अब उसके बाद अगर कंपोनेंट हमारा डिफरेंट फेज में होगा तो इसके लिए सिंगल वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे, और अगर सेम फेज में होगा तो कामा का यूज करेंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ईएमएफ। ईएमएफ का दूसरा नाम होता है सेल पोटेंशियल। अब हम लोग सेल पोटेंशियल देखेंगे। तो ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसी को सेल पोटेंशियल भी बोला करते हैं। तो इसका पहले डेफिनेशन लिखा जाएगा, इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करते हैं तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, एक हमारा एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा। तो ये मान लीजिए एनोड, ब्लैक वाला एनोड है और रेड वाला हमारा क्या है, कैथोड है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, यानी यहाँ पे इनके बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ बोला करते हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में सेल का ईएमएफ पूछ देता है कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई सेल। तो अब हम लोग यहां पे इसका फार्मूला लिखने वाले हैं। अब इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला चेक करते हैं। तो यहां पे फार्मूला क्या बनेगा, ई सेल इक्वल टू ओपी प्लस आरपी, ये फार्मूला बनेगा। ओपी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आरपी का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब ओपी हमारा कहां पे होता है, तो ई सेल इक्वल टू ओपी हमारा क्या होगा, एनोड प्लस आरपी कैथोड, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर ए हमारा कोई एलिमेंट है, ए से हमारा जाता है एक्स पॉजिटिव, एन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो जब एन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हो गया। अब अगर हम इसका ई सेल लिखें तो ई सेल लिखने का तरीका होगा, ए को लिखेंगे। अब ये दोनों जब डिफरेंट फेज में होंगे तो इनको सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट रखेंगे, तो स्लैश का साइन लगा के पॉजिटिव एक्स लिख देंगे। अब उसके बाद ये मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, तो इसका कुछ हमारा सेल पोटेंशियल दिया होगा, कितना भी वोल्ट दिया हो, तो इसका हम मान लेते हैं कि जो सेल पोटेंशियल देगा वो हमारा प्लस एक्स वोल्ट दे देगा। ठीक है, क्या देगा, प्लस एक्स। अब इसके बाद जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन। तो जब हम लोगों ने ये ऑक्सीडेशन का लिखा है तो ये हमारा क्या होगा, ओपी होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में। अब ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, रिडक्शन। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, वापस से इधर पलट देंगे। तो क्या होगा, ए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन किया और ए में कन्वर्ट हो गया। तो इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका ई हो जाएगा, ए के पावर में पॉजिटिव और यहाँ पे ए लिखेगा। अब मान लेते हैं कि इसका जो वैल्यू देगा वो कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना है, बस ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट रिडक्शन होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन में अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो रिडक्शन में क्या कर देंगे हम लोग, नेगेटिव में चेंज कर देंगे, यानी माइनस एक्स लिख देंगे, कहानी खत्म होगा। अब ये क्या रहेगा, ये हमारा आरपी रहेगा। ठीक है, तो यानी टोटल फार्मूला अब आपका क्या बना,
अब यहाँ पे हमारा आरपी है, जस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या है, अपोजिट है। तो अब यहाँ पे एक चीज हमको क्या पता चला, तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अपोजिट होता है वो हमारा आरपी होता है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा साइन यूज कर देंगे, माइनस, क्योंकि ये इसका जस्ट रिवर्स है। तो फार्मूला, पहला फार्मूला देखिए, अब फार्मूला देखिएगा, ई सेल इक्वल टू क्या बनेगा, ओपी एनोड प्लस आरपी कैथोड, ये हम लोग का पहला फार्मूला। अगर हम लोग इसी को लिख दें तो ओपी का जस्ट अपोजिट माइनस आरपी होता है। तो सेकेंड फार्मूला ई सेल इक्वल टू माइनस आरपी एनोड प्लस आरपी कैथोड। अब ये आप कंफ्यूजन में मत जाइएगा कि दोनों जगह आरपी क्यों लिखा गया। यहां पे माइनस आरपी एनोड है, ये आरपी कैथोड है। माइनस आरपी कैसे आया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस आरपी लिख सकते हैं। इतना आपको क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर इसी फार्मूले को स्टैंडर्ड कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। तो इसी फार्मूले के जब हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड कंडीशन आपको बताया गया था कि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा प्रेशर होता है 1 बार या 1 एटीएम का होना चाहिए, टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और सोल्यूशन हमारा 1 मोलर का होना चाहिए। तो उस कंडीशन को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन कंसीडर करते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं चेंज कर दूं स्टैंडर्ड कंडीशन में तो क्या बनेगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या बनेगा जरा देखिएगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में बनेगा ई नॉट सेल इक्वल टू ओपी एनोड प्लस आरपी कैथोड, पहला फार्मूला। दूसरा हमारा ये बन सकता है ई नॉट सेल, और एक बात तो आपको पता है कि जब हम लोग स्टैंडर्ड लिखते हैं तो स्टैंडर्ड में हम लोग यहाँ पे एस का यूज़ करेंगे। तो ये एसओपी, ये एसआरपी, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, ई सेल इक्वल टू माइनस एस आर पी एनोड प्लस एस आर पी कैथोड, ये वही फार्मूला है। ये जो नीचे फार्मूला लिखा गया था यही फार्मूला यहाँ पर भी लिखा गया है। इन दोनों में बस फर्क इतने का है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है और ये हमारा बिना स्टैंडर्ड कंडीशन में है। अब मान लीजिए कोई एक न्यूमेरिकल दिया, ऐसे एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल क्या दिया, ए से A+3 और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और इसका जो दिया है एसओपी दिया है, मतलब ई सेल जो दिया है इसका वो कितना दिया है, 0.6 वोल्ट दिया है। इसका हमारा जो ई सेल या इसी को बोल सकते हैं एसओपी 6 वोल्ट दिया है। दूसरा हमारा क्या किया कि बी से बी पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, बी में कन्वर्ट हुआ, और इसका दिया है एसआरपी 0.4 वोल्ट दिया है। अब हमसे पूछ ले कि नेट सेल रिएक्शन क्या होगा और ईएमएफ सेल का क्या होगा। इस न्यूमेरिकल को हमको सॉल्व करना है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है। उसके बाद नेट सेल रिएक्शन लिखना है कि इस सेल में पूरा का पूरा रिएक्शन क्या होगा। तो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो अब इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो जब भी अगर ऐसा दिया हो, जब भी यहाँ पे ऐसे डाटा दिया हो, इसका डाटा एसओपी के फॉर्म में दिया है, तो यानी हमारा कैसे रहेगा, ई सेल यहाँ पे दिया रहेगा ए से A+3 कितना दिया है 0.6 वोल्ट,
इसका दिया है बी पॉजिटिव से बी 0.4 वोल्ट। तो डाटा ऐसे भी देता है या इसी डाटे को चेंज कर देता, इसको ऐसे भी दे सकता था ई बी से बी पॉजिटिव। तो जो हम लोग को डाटा देता है, जैसे ये डाटा दिया है, ये डाटा दोनों ऑक्सीडेशन के टर्म में भी दे सकता है। 100 में से एक आध कंडीशन में ये चेंज कर देता है, तो ये उलझाने के लिए किसी भी कंडीशन में दे सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को बस एक ही चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, ये जो रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन के बेसिस पे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले हम लोग डाटा को नहीं देखेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले आप डाटा को मत देखिए, पहले आप अपना रिएक्शन देखिए। तो रिएक्शन में पहला ए से हमारा A+3 में कन्वर्ट हुआ है, यानी ए से किस में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे है सॉल्यूशन। ए से A+3 में कन्वर्ट हुआ और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन वाला टर्म होगा। तो इसके लिए जब हम लोग ई सेल लिखेंगे तो क्या बनेगा, ए से A+3 और यहाँ पे डाटा कितना दिया है, 0.6 वोल्ट दिया है। इसको ऐसे लिखिए अपने तरीके से। अब सेकेंड टर्म में हमारा क्या दिया है, B+2 दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, B में कन्वर्ट हुआ है। और इसका अब यहाँ पे B में कन्वर्ट हुआ तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर इसका वैल्यू ऐसे लिखा है। तो अब हम लोग क्या पता है कि ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट हमारा रिडक्शन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जब ई सेल लिखेंगे तो B2 पॉजिटिव से B में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑलरेडी हमारा ये सही लिखा जाएगा। तो ये ऐसे चेंज करेंगे हम लोग। तो हम लोग को क्या करना है कि पहले ऐसे इक्वेशन देखना है, इक्वेशन के बाद हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप डाटा देख के करते हैं तो डायरेक्ट इनके और इनके वैल्यू को लिख मतलब इस पे लिख करके ऐड कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता। तो आपको पहले रिएक्शन देखना है, उसके बाद देन डाटा को पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे EMF। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब इसका जो EMF है 0.4 वोल्ट है। अब ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट हमारा रिडक्शन होता है, तो यानी इसका जो डाटा बनेगा -0.4 वोल्ट बनेगा। ये इसका करेक्ट डाटा होगा। इसको ऐसे हम लोग चेंज करेंगे, किसी भी फार्मूले मतलब तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। लेकिन इसी फार्मूले को बुक में ऐसे लिखा होता है कि यहाँ पे क्या लिखा होता है, पहले कैथोड वाले को लिखता है, फिर माइनस का साइन लगाता है, फिर एनोड को लिखता है। तो उससे क्या होता है कि कभी कभार गलती भी हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो हमेशा रिएक्शन को देखते हुए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो वैल्यू दिया रहेगा उसका जस्ट अपोजिट हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लिखेंगे। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू अगर पॉजिटिव में दिया है तो नेगेटिव में कर देंगे, अगर नेगेटिव में दिया रहेगा तो पॉजिटिव में कर लेंगे। ये तो हम देखते ही पहचान लेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये रिएक्शन लिखने आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। ऊपर हमारा अगर ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो अब क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ना बचे, क्योंकि जब नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल आउट होना चाहिए। जब पूरे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 2 से। तो यहाँ पे 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी अब कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा सॉलिड में रहेगा, ये एक्वस में रहेगा, ये एक्वस में रहेगा, ये सॉलिड में रहेगा। तो अब हम लोग नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो ए हमारा क्या रहेगा, सॉलिड, प्लस B+2 हमारा क्या रहेगा, एक्वस रहेगा। उसके बाद A+3 हमारा बनेगा, A+3 हमारा क्या रहेगा, एक्वस, और B हमारा क्या रहेगा, सॉलिड। ये हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। यही हमारा नेट सेल रिएक्शन है, ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका EMF कैलकुलेट करना है। तो EMF कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू यहाँ पे SOP एनोड प्लस SRP कैथोड, ये लिख देंगे। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे इनका वैल्यू पुट किया जाएगा।
जब इनके वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एसओपी एनोड का वैल्यू कितना दिया है, एसओपी एनोड, और ये हमारा क्या है, एसआरपी है। तो एसओपी का वैल्यू कितना दिया है, 0.6 वोल्ट, प्लस एसआरपी कैथोड का वैल्यू कितना दिया है, -0.4 वोल्ट। अब हम लोग ई नॉट सेल जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आता है ये हमारा आता है 0.2 वोल्ट। ये वैल्यू हमारा क्या बनेगा, 0.2 वोल्ट बनेगा, और ये आपका करेक्ट आंसर है। तो न्यूमेरिकल को हम लोग एक इजी सीक्वेंस में ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर होगा। अब अगर वीडियो, ये तो वीडियो ही है, तो अगर आपको क्या हो कि मतलब अगर कभी ऐसा हो जाए कि टॉपिक बीच में थोड़ा ना समझ में आए तो आप चाहेंगे तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। तो इससे आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल एंड गिब्स एनर्जी चेंज। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका मतलब क्या है, और ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर रहेगा हेडिंग, आप अपने नोटबुक में हेडिंग डालिएगा, रिलेशन बिटवीन EMF of the cell and gives energy change। तो हमारे सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, तो जब इसका डेरिवेशन नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूले की बात करेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू -F ई सेल, ये फार्मूला होता है। हमारे सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, तो डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे और इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, डेल्टा जी हमारा क्या होता है, गिब्स एनर्जी चेंज। एन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी केमिकल रिएक्शन जो भी हमारा हो रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हो रहा है, तो ये एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एफ हमारा क्या होता है, एफ हमारा होता है फैराडे, या उसी को हम लोग लिखते हैं 1 फैराडे, 1F। और बाकी तो आप समझ रहे हैं कि ई सेल हमारा क्या होता है, सेल पोटेंशियल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ बोला करते हैं। अब जरा देखिएगा, तो डेल्टा जी हमारा जो होता है ये गिब्स एनर्जी चेंज होता है। तो डेल्टा जी इट इज इंट्रोड्यूस टू चेक स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या करता है डेल्टा जी, कि केमिकल रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को बताता है कि केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, उसके स्पॉन्टेनिटी को बताता है। तो स्पॉन्टेनिटी को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर यहां पे लिखा जाए स्पॉन्टेनियस तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस का रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो जरा समझिएगा
केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मान लीजिए आपके छत पर पानी का टंकी लगा होगा। अब सपोज मानिए कि उस टंकी में से पानी बाहर निकलने लगा तो वो छत से नीचे आने लगेगा। तो वहां पर क्या किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स दिया जाता है पानी को नीचे गिरने के लिए? नहीं दिया जाता। वो प्रोसेस फर्दर अपने आप होता है। तो इस टाइप्स का कहीं भी अगर रिएक्शंस होगा तो उसके हम लोग बोला करते हैं क्या? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी जहां पे रिएक्शन हमारा बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के होगा। जैसे जो झरना होता है पहाड़ पे, उससे पानी नीचे गिरता है, तो उससे जब पानी नीचे गिरेगा तो वहां पे क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब सपोज करिए उसी पानी को ऊपर चढ़ाना हो, तो ऊपर चढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अभी आपके छत से पानी टपक रहा था टंकी के थ्रू, तो अब अगर उस टंकी में पानी को फिलअप करना पड़े तो हम लोग मोटर जैसे टुल्लू का सहारा लेते हैं, तो ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो उसके बाद अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सीधा सीधा व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस chemical reaction takes place with the help of external force। तो जब केमिकल रिएक्शन हमारा बिना एक्सटर्नल फोर्स के होगा स्पॉन्टेनियस, अगर केमिकल रिएक्शन एक्सटर्नल फोर्स के होगा तो हमारा क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा जी हमारा इसी को बताता है। अब जरा देखिए, अगर डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो, तो यहां पे एनर्जी क्या होता है? एनर्जी डिक्रीज करता है। तो एनर्जी डिक्रीज करेगा तो ये रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर इसी डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव रहे तो एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, तो ये रिएक्शन क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। इतना आपको क्लियर होगा। अगर लास्ट टॉपिक पे बात करें कि अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब ना ही एनर्जी इंक्रीज करेगा ना ही एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ये रिएक्शन कैसा होगा? इक्विलिब्रियम। तो बोलेंगे ये रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो ये तरीका होता है इनको पहचानने का। अब अगर इस रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखा जाएगा तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा -NF E नॉट सेल। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा। तो इतना आपको क्लियर होगा। आपको बस इतना छोटा सा फार्मूला याद रखना है, डेल्टा जी इक्वल टू -NF E सेल, जहां पे डेल्टा जी गिब्स एनर्जी चेंज होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, F हमारा फैराडे होगा। अब छोटा सा टॉपिक 1 मिनट का और बचा है, इसी में न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। इसके बाद ये टॉपिक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे कि यहां पे चेक करते हैं पहले 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है? यहां पे और 1 फैराडे का वैल्यू कितना होता है ये भी चेक करते हैं। तो 1 फैराडे का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहां पे क्या होगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चेक करेंगे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने हमारे पार्टिकल होंगे। तो 1 मोल में हमारे कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻23
3 पार्टिकल होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 फैराडे इक्वल टू आएगा 96500 कूलाम। ये इतने फैराडे का वैल्यू होता है। तो अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल देता है प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम दिया, अब यहाँ पे लिखा ए से A+2 बना हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और यहाँ पे E0 सेल कितना दिया है 0.2 वोल्ट दिया है। तो अब आपको क्या करना है, इसका क्या करना है डेल्टा जी में रिलेशन बताना है। तो आप सीधे फार्मूला लगाइए डेल्टा जी इक्वल टू -NF E0 सेल, ये फार्मूला लगाइए, या इसलिए फार्मूला लगाइए, E0 हटा दीजिए, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात नहीं करेंगे, ये ई सेल का वैल्यू दिया है। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा -n का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे। n का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा कि इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, तो ये रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हो रहा है, तो n का वैल्यू कितना होगा 2, f का वैल्यू कितना होगा 96500 इंटू ई सेल का वैल्यू कितना दिया है 0.2 वोल्ट। इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो आपको डेल्टा जी का क्या हो जाएगा वैल्यू मिल जाएगा। तो इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटे से फार्मूले से इतना बड़ा हमको बात पता चला, तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारे हिसाब से आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।